एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी ईवीएस की, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी की ईवीएस को कवर करेंगे, जो कि सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी की जो थर्ड क्लास की बुक है उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। हमने पूरी बुक से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी और वीडियो पसंद आएंगी। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि हांगकांग में सांप से बने खाने को लिंग हू फेन कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि कहीं सांप भी खाया जाता है, लेकिन ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है और बिल्कुल फैक्ट है कि हांगकांग में एक सांप से डिश बनाई जाती है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फेन। इसके अलावा देखिए, सेकंड पॉइंट कहता है कि कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है। कश्मीर में जो लोग हैं वहाँ पर जो मछली पकाते हैं वो सरसों के तेल में पकाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल में और कश्मीर में सरसों के तेल में। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में डिफरेंस है और वो आपको याद रखना है। गोवा में नारियल के तेल में क्यों बनाई जाएंगी? क्योंकि गोवा में नारियल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में क्या खाया जाता है? केरल में नारियल डली हुई करी, यानी कि करी में नारियल डालकर उसके साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। टैपियोका को लोग उबाल कर नारियल डली हुई करी के साथ खाते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये टैपियोका क्या हो सकता है? हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ हो। तो यहाँ पर हम इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये है टैपियोका और ये जो टैपियोका है ये ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं शकरकंद की तरह ये होता है जो टैपियोका होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये है केरल में इसे उगाया जाता है और ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और इसे उबाल के नारियल डली हुई करी के साथ खाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो कि सीटेट 2015 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार या डी मिज़ोरम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि नारियल कहाँ पर होते हैं? गोवा में, और वहाँ के लोग समुद्री मछली नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए गोवा। अगर यही आपसे पूछा होता कि कहाँ के लोग या किस राज्य के लोग सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं, तो आपका आंसर हो जाता जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम जब राज्यों की बात चली ही है तो हम यहाँ पर मैप देख लेते हैं कि कौन से राज्य की कहाँ पर लोकेशन है, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें आता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं गोवा की। अभी हमने बात करी थी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है गोवा। ये आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ब्लू में, ये है गोवा। और गोवा की जो सीमा है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। ये देखिए, ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटक, और ये दोनों गोवा से अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें केरला की, तो ये है केरला, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। केरला बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ता है हमारे देश में, और केरला की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है।
तो फ्रेंड्स ये थे जो जिन राज्यों की हमने बात करी, उनको हमने मैप में भी देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि नृत्य में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मुद्राएं कहते हैं। जैसे आपने अगर क्लासिकल डांसेस देखे होंगे तो वहाँ देखा होगा कि जो डांसर होते हैं वो अपने हाथों से और अपने चेहरे के हाव भावों का नृत्य में जो प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मुद्राएं कहेंगे। आप इमेज में भी ये देख सकते हैं कि इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं और इनको हम क्या कहेंगे, मुद्राएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पक्षियों की। देखिए हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर किया है। तो अब यहाँ पर बात आती है पक्षियों की। तो सबसे पहली बात आती है मैना की। तो देखिए मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ये बच्चों वाली चीज़ ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है और अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में सीटेट में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो वो हो गई मैना। अगर हम बात करें उल्लू की, तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अब देखिए पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पक्षियों के पंख हैं उन्हें उड़ने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही उनके शरीर को भी गर्म रखते हैं और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और उनकी जगह पर नए पंख आ जाते हैं। तो ये तो थी कुछ सिंपल सी बात, कुछ बहुत ही ईजी सी बात थी जो कि हम सभी को बेसिकली पता ही होती हैं पक्षियों के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब क्या है आगे। आगे है ब्रेल लिपि। देखिए जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। यानी कि जो लोग देखने में अक्षम होते हैं, जिनको देखने में परेशानी होती है, उनके पढ़ने की जो लिपि होती है या तरीका होता है उसे ब्रेल लिपि या ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है और ब्रेल कागज़ पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ठीक है, अब देखिए आगे आप और पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो लुई ब्रेल ने किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने। और जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रेंड्स देखिए इनकी एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ये 3 साल के थे तो ये अपने पिताजी के कुछ नुकीले औजार थे उनके साथ खेल रहे थे। तो उस नुकीले औजार से इनकी आँख में चोट लग गई और इन्होंने अपनी आँखों की रोशनी को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन इनके मन में पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा चाह थी। ये मतलब हमेशा सोचते रहते थे कि मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूँ। तो इन्होंने इसी तरह से ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और ये जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखिए ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और जिन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये यहाँ पर सॉरी थोड़ी मिस्टेक है। और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर 6 बिंदु होते हैं। और अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो देखिए ब्रेल लिपि में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वो लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे और ये पद्धति उन लोगों के लिए होती है जिन्हें देखने में परेशानी होती है या दृष्टिहीन व्यक्ति ने जिन्हें हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्रेल लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और अब इसे कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये है इमेज, इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके के बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं और जिन्हें छूकर व्यक्ति पढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ घरों की बात कर लेते हैं, हाउसेस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हो रही है असम की कि असम में बहुत बारिश होती है।
इसलिए यहाँ जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो घर बनाए जाएंगे वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बनाए जाएंगे। और ये जो घर बनाए जाएंगे ये बनाए जाएंगे मजबूत बांस के खम्भों पर। इसके अलावा ये जो घर होते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस याद रखने लायक बात यही है कि असम में मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि बांस के खम्भों पर 10 से 12 फुट ऊंचे जो मकान होते हैं वो किस राज्य में बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं आपके असम में। चलिए ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एक असम का घर। ये देखिए ये बांसों पर इस तरीके से बना हुआ है और इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगाई गई है और इसके अलावा ये लकड़ी से बना हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो छत है वो ढलवा बनाई गई है, जिससे कि बारिश का पानी ऐसे नीचे की तरफ बह जाए। और ये लकड़ी का बना हुआ घर है, ये तो आप देख ही सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए मनाली की जो मनाली है वो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो मकान है वो पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ने के कारण यहाँ के मकान भी पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब ये देखिए ये हैं मनाली के कुछ हाउसेस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है जो हमने असम के घरों की बात करी और मनाली के घरों की अगर हम बात करें तो इनकी छत भी ढलवा है, क्योंकि यहाँ भी बर्फ़ और बारिश पड़ती है, तो इसलिए यहाँ की जो छत है घरों की वो ढलवा बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब हम राजस्थान की। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। ये हम सब जानते हैं कि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्योंकि जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडे रहते हैं और यहाँ के जो घरों की दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ कि यहाँ की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये थे राजस्थान के घरों की विशेषताएं। अब देखिए पिक्चर में हम देख लेते हैं, ये राजस्थान का एक घर है। देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं और जो छत है वो घास फूस से बनाई गई है। अब देखिए ये तो थी घरों की बात। अब बात कर लेते हैं कश्मीर के घरों की। तो देखिए कश्मीर में हाउस बोट होते हैं, यानी कि नाव पर घर बनाए जाते हैं और ये जो हाउस बोट हैं ये कश्मीर में डल झील में पाए जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर में चाय में इलायची और बादाम डालकर पिया जाता है, जिसे कहवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा। अब देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एक हाउस बोट है और ये डल झील में है और डल झील कहाँ है? आपकी कश्मीर में है। तो ये हाउस बोट की एक पिक्चर है जिससे आप इसे समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए एक और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पानी की। तो देखिए जहाँ पर बारिश कम होती है जिन इलाकों में, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या हो जाती है। तो ऐसे इलाकों में लोग क्या करते हैं, बारिश का जो पानी होता है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, टांका बनाते हैं। अब ये देखिए टांका क्या होता है कि आंगन में गड्ढा करके उसे पक्का कर लिया जाता है, उसे टांका बनाया जाता है और उस टांके को ढक्कन से बंद करके रखते हैं जिससे कि उस पानी में गंदगी ना जाए। इसके अलावा टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बनाते हैं। अभी ढलवा छत हमने पिक्चर्स में भी देखी थी, तो उस तरीके की कुछ छत बनाते हैं जिससे क्या होता है कि छत पर जो बारिश का पानी गिरेगा वो नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा होगा और छत की जो नाली होती है उस पर भी जाली लगा देते हैं जिससे कि कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। आई होप आपको टांका समझ में आ गया होगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और इन दी एंड हम देख लेते हैं एक मोटिवेशनल कोट कि ये है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का, कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो
इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।